हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है, एक नया चैप्टर है रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सीबीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का ये चैप्टर है। चलिए लेट्स बिगिन। पहली चीज़ आती है, जब भी हम रिप्रोडक्शन के बारे में सुनते हैं तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन को। देखिए, रिप्रोडक्शन हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर मैं सर्वाइवल की बात करूं, ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़िंदा रहने के लिए बच्चा करने की ज़रूरत है। आप बिना बच्चा करे भी पूरी ज़िंदगी आराम से निकाल सकते हो। तो सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि हम रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं। क्योंकि देखो, रिप्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में काफ़ी एनर्जी यूटिलाइज होती है। एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है, आप देखेंगे जो एक मदर होती है उसको 9 मंथ्स तक बेबी को अपने पेट में रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद भी उसकी बॉडी में काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल्क के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे उसकी बॉडी की एनर्जी लगती है, बहुत सारा न्यूट्रिशन लगता है, तब उसका जो मिल्क है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फीमेल के, मदर के। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। 9 मंथ्स को बेबी को अपने पेट में रखना, फिर उसके बाद काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होती है लैक्टेशन में, मिल्क बनाने में। तो इतना एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो एक मैकेनिज़्म है, फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि सर्वाइवल में तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए तो रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया अभी। तो फिर हम इतना ऐसा प्रोसेस क्यों फॉलो करना, ऐसे प्रोसेस की इंपॉर्टेंस ही क्या है जो इतना ज़्यादा सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है और एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। क्यों हम कर रहे हैं, फिर इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की। देखिए, इंपॉर्टेंस ये होती है रिप्रोडक्शन की। देखिए, एक पहली चीज़ तो ये आपने देखा होगा कि एक ह्यूमन का जो बेबी होता है वो ह्यूमन ही होता है। ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन अगर जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो कुछ और प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन का हमेशा ह्यूमन बेबी निकलेगा। ऐसी जो डॉग्स हैं उनका डॉग्स निकलता है, कैट्स का कैट निकलता है। तो अब देखो एक चीज़, अब यहाँ से हमें एक आंसर मालूम पड़ता है, बहुत हद तक एक चीज़ समझ में आती है कि ज़रूरत क्यों है रिप्रोडक्शन की। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं। ठीक है, अब मान लो एकदम से यहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट में कैलामिटी आ जाए, मान लो बिजली कड़क जाए। अब बिजली कड़क जाए और ये वाले सारे जो डॉग्स हैं ये मर जाएं। ठीक है, तो ये वाले डॉग्स तो फिर भी बचेंगे और ये फिर आगे स्पीशीज बढ़ाते रहेंगे, आगे रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। लेकिन मान लो अगर डॉग ही नहीं होते ज़्यादा हमारे पास स्टार्टिंग में ही अगर सिर्फ यही डॉग होते, 2 डॉग होते, और ये डॉग थे ही नहीं, मान लो पिक्चर में ही नहीं थे ये वाले, सिर्फ ये 2 डॉग थे, तो अब ये भी अगर बिजली कड़की मर गए तो फिर आगे रिप्रोडक्शन आगे कैसे चलेगा, स्पीशीज कैसे चलेगी डॉग की स्पीशीज तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो इसलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम ज़्यादा ये इस तरह से प्रोड्यूस कर पाएँ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जब ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे तो उस केस में क्या है कि अगर मान लो कोई किसी वजह से भी कुछ मेंबर्स मर गए स्पीशीज़ के, मान लो जैसे कि यहाँ पे ये डॉग की स्पीशीज़ है। अब डॉग की स्पीशीज़ में मान लो, जैसे मैंने बोला, ये 4 मर भी गए तो फ़र्क नहीं पड़ता, इतने तो हैं जिंदा रखने के लिए, ये आगे रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में रिप्रोडक्शन से हो ही, मतलब अगर हो ही सिर्फ 1 या 2, तो आगे फिर चलेगी कैसे स्पीशीज़। तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है ताकि, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ के लिए। क्योंकि जितना रिप्रोडक्शन आप करोगे उतना ज़्यादा पैदा होंगे ऑर्गेनिज्म, जितना ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पैदा होंगे चांसेस हैं कि वो ज़्यादा आगे सर्वाइव कर पाएंगे, स्पीशीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे, पहली चीज़। अदरवाइज इनमें से कोई भी रिप्रोड्यूस ही ना करे, कोई आगे रिप्रोड्यूस करे ही ना, तो ये तो स्पीशीज़ ही खत्म हो जाएगी ना। फिर ये बूढ़े होंगे और मर जाएंगे, काम खत्म। तो आगे अगर रिप्रोड्यूस करेंगे नहीं तो स्पीशीज़ चलेगी नहीं, डॉग्स तो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे दुनिया से। तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि नई जनरेशन्स आएँ और जो पुराने वाले जो ओल्ड मेंबर्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है तो उनको रिप्लेसमेंट भी हो। ठीक है, अदरवाइज तो अगर आगे हम रिप्रोड्यूस करेंगे नहीं तो ओल्ड मेंबर्स मरते जाएंगे, आगे कुछ है नहीं नया, फिर आगे स्पीशीज चलेगी कैसे, सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए 2 चीज़ें हैं जिसके लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज के लिए, बाकी
न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स रिप्लेस कर पाएँ ओल्ड मेंबर्स को जो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है क्यों। अब देखिए रिप्रोडक्शन होता कैसे है। रिप्रोडक्शन होता है, अगर हम सेल के लेवल की बात करें तो रिप्रोडक्शन होता है डीएनए के लेवल, सेल में होता है डीएनए के लेवल पे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे रिप्रोडक्शन की सेल के लेवल पे। ठीक है, तो मैं टॉक कर रहा हूँ यहाँ पे सेलुलर लेवल पे, सेल के लेवल पे। अब जब सेल के लेवल पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन की तो हमेशा डीएनए आ जाएगा। जो रियल रिप्रोडक्शन होता है वो डीएनए में ही होता है। अब देखते हैं क्या डीएनए। देखो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ मैं आपको। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यह हमें पता है। ठीक है, नहीं पता तो अभी आप जान लो। सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्रोमोसोम जो बना है, ठीक है, ये समझ लो एक धागे की तरह है। जैसे स्वेटर होता है ना, पूरा स्वेटर ऐसे धागे से मिलके बना है। तो अगर इस धागे को एक जगह से हम कुरेद दें, ठीक है, तो ये पूरा ऐसे, ये मान लो धागे से मिलके बना हुआ है। तो इस धागे को अगर मैं खींच दूं एक साइड से तो पूरा धागा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो मिलके बना होता है वो बनता है डीएनए से। ठीक है, तो डीएनए कुछ नहीं है, वो मटेरियल है जिससे क्रोमोसोम आपका बना है। डीएनए वो धागा है जिससे मिलके स्वेटर बना है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो मान लो ये अगर क्रोमोसोम एक स्वेटर है तो जिस धागे से स्वेटर बना है, ठीक है, जिससे बना है वो धागा डीएनए है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम स्वेटर है तो वो जिस धागे से स्वेटर बना है वो डीएनए है, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब डीएनए क्या है। डीएनए देखो ऐसा होता है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिक्स है क्योंकि ऐसे है ना ये। ठीक है, सांप सीढ़ी टाइप का समझ लो। तो ये आपका जो डीएनए है ये मिलता है, बनता है 4 लेटर से मिलके, AGTC। ठीक है, तो अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, बस इतना समझ लो 4 लेटर से मिलके बनता है। तो ये आपका डीएनए है, ये पूरा जो है, ये वाला पूरा पोर्शन डीएनए। अब डीएनए है क्या एग्जैक्टली, अगर हम बात करें डीएनए की तो डीएनए में इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। डीएनए क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन है। इंसान का बच्चा इंसान बनता है, ठीक है, डॉग का बच्चा डॉग बनता है, कैट का बच्चा कैट ही बनता है। तो कैसे होता है ये डिसाइड कि भैया इसको डॉग बनना है, कैट को कैट बनना है, ह्यूमन को ह्यूमन बनना है? ये डीएनए की वजह से होता है, क्योंकि डीएनए में ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो डीएनए है वो बताएगा, जब आप छोटे थे, मतलब जैसे कि आप छोटे इन द सेंस सेल के लेवल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो डीएनए बताया, स्टार्टिंग तो हम सबकी सिंगल सेल से ही होती है ना लाइफ की, आपको पता है ना, हम सब एक सिंगल सेल ही थे स्टार्टिंग में। अभी तो हमारी बॉडी में कितने हैं, जब हम बड़े हो गए हैं तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कितने सेल हैं। लेकिन स्टार्टिंग सिंगल सेल से हुई थी हम सबकी। ठीक है, जाइगोट, सिंगल सेल से स्टार्टिंग हुई हमारी। अब इस सिंगल सेल को, ये सिंगल सेल को क्या मालूम है कि आगे जाके से क्या बनना है, क्योंकि ये सिंगल सेल पे डिवाइड होता गया। ठीक है, सिंगल सेल से बहुत सारे सेल बनते गए, हमारी बहुत सारे सेल बन गए। तो लेकिन कैसे मालूम पड़ा, जैसे मान लीजिए सिंगल सेल डिवाइड हुआ, बहुत सारे, और ये तो लंबा प्रोसेस होता है, भी समझा नहीं सकता मैं, सिर्फ ये समझ लो बहुत सारे सेल बन गए, सिंगल सेल डिवाइड होते होते, इसमें स्टेप ऑफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो अब मान लो ये 3 सेल को बनना है आई का सेल, इन सेल को बनना है ईयर का सेल, इन सेल को बनना है हार्ट का सेल, और भी ऐसे बहुत सारे सेल होंगे, उन्हें बनना है लंग का सेल। तो कैसे मालूम पड़ेगा इन सेल को कि इन्हें आई बनना है, इन्हें ईयर बनना है, इन्हें हार्ट बनना है, या इन्हें लंग्स बनना है? ये मालूम पड़ता है डीएनए से, क्योंकि डीएनए में ना इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि भैया इन सेल्स के अंदर ना जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा ना, वो ये मिलेगा कि तुम जाके आंख बन जाओ ह्यूमन की। ठीक है, अगर ह्यूमन का सेल है तो, और इनके अंदर होगा तुम ह्यूमन की आई बन जाओ, इनके अंदर होगा ह्यूमन का हार्ट बन जाओ, इनके अंदर होगा ह्यूमन का लंग बन जाओ। इनको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। ठीक है, वो जो दिमाग होता है ना आपका, जैसे समझ लो कि दिमाग में आपका थॉट आता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो ऐसी वो जो डीएनए है उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो इनको गाइड कर रहा है कि तुम इस सेल को आंख बनना है, इस सेल को कान बनना है, इस सेल को दिल बनना है, इस सेल को लंग्स बनना है। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अब बात कर रहे थे हम रिप्रोडक्शन की, तो ये तो मैंने थोड़ा आपको एक रिकैप दिया हल्का सा कैसे चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। देखो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसे कि आपका सेल है, आपका जो डीएनए होता है, जब आप
छोटे थे, सिंगल सेल की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो डीएनए आता है तो हाफ तो आता है आपका डीएनए मदर साइड से और हाफ डीएनए आपका आता है फादर साइड से। तो आपका जो डीएनए बनता है ना वो हाफ मदर से बनता है, हाफ फादर से बनता है, तो मिक्सिंग होती है आपके डीएनए में। अब क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका सिंगल सेल था जब आप कंसीव हुए, ठीक है, सिंगल सेल है। अब ये सिंगल सेल डिवाइड होगा, दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये जो आपका डीएनए है, आधा मदर का डीएनए आधा फादर का, तो ये डीएनए कॉपी होगा, ठीक है, ये डीएनए कॉपी होगा। जैसे कि अब थोड़ा सा ऐसे समझ लो उसको कि जैसे कि ऐसे होता है, जैसे ये आपका फादर का डीएनए, ठीक है, ये आपकी मदर का डीएनए। तो अब इसका ना कॉपी बनेगा, कॉपी बन जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, एक और बन जाएगा F1, एक डीएनए मदर वाला M1, ठीक है। अब ये सेल आपका डिवाइड हो जाएगा दो में। अब क्या होगा, जैसे कि मान लो ये इधर आ गया FM और ये इधर आ गया F1 M1। अब ये ध्यान रखना ये एग्जैक्ट कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है बिल्कुल, ये इसकी कॉपी होती है। अब मैंने जैसे बोला एग्जैक्ट, तो इसको यहाँ पे अब क्वेश्चन उठेगा कि क्या एग्जैक्ट 100% एग्जैक्ट होता है? 100% एग्जैक्ट नहीं होता। ये जो कॉपी होती है ना, ये देखो ये आपका डीएनए था, डिवाइड होने से पहले सेल अपने डीएनए की कॉपी बनाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में F और M था सिर्फ, फिर डिवाइड होना था इसको, लेकिन डिवाइड होने से पहले ये इसको कॉपी करेगा। तो इसने कॉपी करके क्या बनाया F1, इसने क्या बनाया M1। लेकिन ये 100% एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, कॉपी तो होती है पर ये 100% एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, थोड़े से चेंजेस होते हैं, थोड़े से बहुत ही स्लाइट चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो कभी भी कॉपी 100% एग्जैक्ट नहीं होती है, समझ रहे हो। ये जो F है, ये जैसे मैंने बताया ना आपको, ये जो इसकी कॉपी बनी यहाँ पे F F1 M की M1 100% एग्जैक्ट नहीं होगी, थोड़े से चेंजेस होते हैं, बहुत ही थोड़े से चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये चेंजेस जो होते हैं डीएनए के लेवल पे, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएशंस। क्या होते हैं? वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस क्या होते हैं, जैसे कि आप आपने देखा होगा, आप 100% अपने मॉम डैड की कॉपी नहीं हो, आप थोड़ा सा डिफरेंट हो, आप सिमिलर हो पेरेंट्स के बट सेम नहीं हो। 100% सेम नहीं हो, आप सिमिलर हो, हम अपने मॉम डैड के जैसे दिखते हैं पर हम 100% मॉम डैड से नहीं हो, थोड़े से हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, कुछ हमारे अंदर भी वेरिएशन होता है। फिर आपके जो बच्चे होंगे उनमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा, फिर उनके बच्चे होंगे फिर थोड़ा वेरिएशन होगा, ऐसे करते 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 बहुत वेरिएशन आ जाएंगे आपका। और अगर मैं बोलूं आपके परदादा के परदादा के परदादा के परदादा से अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे, अगर आप फोटो देखोगे कुछ देखोगे, तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा कॉमन, लेकिन बहुत डिफरेंस होगा आपकी शक्ल में और आपके परदादा के परदादा के परदादा की शक्ल में। लेकिन आपके और आपके फादर की शक्ल में डिफरेंस है, वो उतना डिफरेंस नहीं है। तो जितना आप दूर जाते जाओगे, जैसे कि मैंने बोला ना, ये मान लो आपके परदादा हैं, ठीक है, ये आपके फादर हैं, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये मैं यू मान के चल रहा हूं। तो आपका और आपके फादर में आपको ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाई देगी इन कंपैरिजन टू अपने दादा में, ठीक है। फिर और पीछे जाओगे तो और थोड़ा सिमिलैरिटी कम हो जाएगी, और पीछे जाओगे तो और कम हो जाएगी, और पीछे जाओगे और कम हो जाएगी, और पीछे जाओगे और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे और कम हो जाएगी, और ऐसे ही जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके बच्चे, उनके बच्चे, बच्चे 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 बच्चे, तो थोड़े तो हर एक लेवल पे वेरिएशन आते हैं। मैंने बोला ना, हम लोग 100% एग्जैक्ट नहीं होते अपने फादर पेरेंट्स जैसे, हमारे में कुछ वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब कॉपी होती है डीएनए की तो 100% एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, थोड़ा वेरिएशंस होते हैं, इसीलिए वेरिएशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करो, क्योंकि यहाँ वेरिएशन आया, फिर यहाँ वेरिएशन, हर स्टेज पे एक वेरिएशन आ रहा है, हर स्टेज पे वेरिएशन आ रहा है, और ऐसे ही मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, लाखों 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 साल बाद एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाखों जनरेशन आ गई, बीच में कितनी जनरेशन आ गई? लाखों जनरेशन आ चुकी हैं, लैक्स ऑफ जनरेशन आ चुकी हैं बीच में। तो अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें और इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं रहेगी, ये बिल्कुल एक नई स्पीशीज बन जाएगी। क्या हो जाएगा? एकदम से नई स्पीशीज बन जाएगी कि ठीक है, ये स्पीशीज ही चेंज हो जाएगी। जैसे अभी तक तो ये सारी ह्यूमन स्पीशीज हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल नई स्पीशीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सब पूरा होता है, इसको एवोल्यूशन बोलते हैं। तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना वेरिएशन के एवोल्यूशन नहीं होता, बिना वेरिएशन के नई स्पीशीज नहीं बनती, ठीक है। अब एवोल्यूशन तो आगे हम
चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। ये देखो आप डीएनए किस तरह से लगभग आप समझ लो कॉपी होते हैं। जैसे ये डीएनए है ना, ये डीएनए क्या इंस्ट्रक्शन ही तो होते हैं, ये AGTC यही डीएनए है, ठीक है। देखो कॉपी होता है, ये इसका कॉपी बना, ये देखो ये बन गया, फिर इसका कॉपी, ये वाला भूल जाओ, इसका कॉपी ये बन गया, ठीक है। तो इस तरह से कॉपी बनते हैं, लेकिन कभी भी 100% एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, थोड़े से वेरिएशन होते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, ठीक है, स्लाइट वेरिएशंस, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन इस पर आ सकता है जब डीएनए कॉपी होता है तो 100, देखो ये जैसे कि कॉपी हुई, ओरिजिनल ठीक कॉपी हो गई लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंजेस भी आ गए, किसी में हल्के से चेंजेस भी आ गए। तो हमेशा कॉपी कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगी, 100% स्लाइट वेरिएशंस होते हैं, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होते हैं, लेकिन वो वेरिएशंस होते हैं। उन्हीं वेरिएशंस की वजह से क्या होता है कि आप अपने पेरेंट्स जैसे 100% दिखाई नहीं देते। आप अपने पेरेंट्स के सिमिलर हो लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं हो, 100% रेप्लिका नहीं हो आप अपने पेरेंट्स की। क्यों? क्योंकि थोड़े से हमारे अंदर वेरिएशंस हैं। जब डीएनए कॉपी होता है तो 100% वैसा नहीं हो जाता, कॉपी थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जैसे जेनेटिक वेरिएशन की। जेनेटिक वेरिएशन जरूरी भी क्यों है थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि वेरिएशंस की जरूरत भी क्यों है। जैसे कि मान लो ये 2 वेरिएशन है फ्रॉग की, ठीक है, ये फ्रॉग है, इसके 2 वेरिएशन है। अब मान लो ये बहुत ज़्यादा है, ये मान लो 100 है, इस तरह के फ्रॉग कितने हैं, 100 हैं, और ये फ्रॉग कितने हैं, सिर्फ 5 हैं, ठीक है। ये वेरिएशन से हुए, थोड़ा सा वेरिएशन हो गया, मैंने बोला ना 100% चेंज कॉपी नहीं होता, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो ये मान लो 5 हैं, ये फ्रॉग कितने हैं, ये फ्रॉग 100 हैं। अब वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है कि थोड़ा सा वेरिएशन हो, सब कुछ एक जैसा ना हो। मान लो अभी ये फ्रॉग रहते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे रहते हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर पे रहते हैं, इस टेम्परेचर पे रहते हैं तो अभी तो सब काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अब कुछ ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, कुछ हो जाए, चेंजेस आ जाए टेम्परेचर में, और ये 40 डिग्री की जगह टेम्परेचर हो जाए एनवायरनमेंट का आपका 50 डिग्री, और मान लो 50 डिग्री पे ये सब मर जाएं, ये रह ही ना पाए। लेकिन ये जो वेरिएशन है ना, हो सकता है कि ये जिंदा रह लें। तो अगर ये जिंदा रहेंगे तो इनके बहाने फ्रॉग की जो स्पीशीज है वो चलती रहेगी, क्योंकि फिर ये जिंदा रहेंगे, ये आगे रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर आगे रिप्रोड्यूस होता रहेगा, ठीक है। नॉर्मली तो फ्रॉग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिंदा रहते थे, लेकिन मान लो भाई एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया, कुछ ग्लोबल वार्मिंग के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होगा, ये जो वेरिएशन वाली स्पीशीज थी ना, ये हो सकता है कि 50 डिग्री टेम्परेचर को भी जिंदा रह ले। अब ये जिंदा रह लेगी, ये तो खत्म हो गई जो ज़्यादा थी पहले ही, लेकिन जो वेरिएशन वाली स्पीशीज थी, जेनेटिक ज़्यादातर वेरिएशन वाली स्पीशीज हमेशा कम होती है स्टार्टिंग में, ठीक है, जब तक एनवायरनमेंट में चेंज ना आ जाए तो कम ही होती है। तो ये स्पीशीज है, ये सब 5 थे, लेकिन जब टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये मर गए। अब ये धीमे धीमे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, अब ये रिप्रोड्यूस करते जाएंगे और ये बढ़ते जाएंगे। तो वेरिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल को भाई एनवायरनमेंट में मान लो चेंज आ जाए, क्योंकि चेंजेस तो आते ही रहते हैं, कभी ग्लोबल वार्मिंग हो गई, कभी कोई एस्ट्रॉइड गिर गया, कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो एनवायरनमेंट कभी भी चेंज हो सकता है। तो अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे अगर कुछ स्पीशीज अलग सी हैं जो थोड़ा सा जिनके अंदर कुछ वेरिएशन है, तो वो शायद उनके चांसेस हैं कि वो जिंदा रह लें, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, स्पीशीज जो वेरिएशन वाली स्पीशीज है वो एनवायरनमेंट के चेंज होने पे जिंदा रहेंगी, और उन्हीं के सहारे, उन्हीं के बहाने फिर ये स्पीशीज आगे चलती रहेगी। जैसे इस केस में ये तो खत्म हो गए भाई टेम्परेचर जब चेंज हुआ, लेकिन ये वाले इनके सारे फ्रॉग्स आगे बढ़ते रहेंगे, ये आगे रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स इंडिविजुअल एन एडवांटेज ओवर अदर्स फॉर स्ट्रगल ओवर रिसोर्सेज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। या भी आप ये ध्यान रखो, इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड दैट सम मेंबर्स ऑफ स्पीशीज विल सर्वाइव इफ एनवायरमेंटल चेंजेस अकर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी बुक के हिसाब से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, मैंने आपको समझा भी दिया है। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां पे मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती रिप्रोड्यूस करने के लिए। जैसे ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल मतलब ह्यूमंस में एक तो मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए, तभी रिप्रोडक्शन होगा, नहीं तो रिप्रोडक्शन होगा नहीं। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती, बिना सेक्स करे ही रिप्रोडक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फिजन, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो इसमें से एक तरीका है फिजन, ठीक है। अब फिजन में क्या होता है, जनरली जो मेन सेल होता है पेरेंट सेल, ठीक है। फिजन हम पहली चीज तो ये कि ये फिजन होता है यूनिसेलुलर में ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल सेल होता है, जो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है, जो अपने आप में ही सिंगल सेल हैं।
जैसे कि हम लोग क्या हैं, ह्यूमंस क्या, मल्टी सेलुलर हैं, हमारी बॉडी में बहुत बहुत सारे सेल हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जिनका एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होता है बस, और दो एक सेल से ज़्यादा सेल नहीं होते उनके अंदर, ठीक है। तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, वो है अमीबा। तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फिजन से होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। उसमें क्या होगा, जैसे अमीबा ये अमीबा ऐसे आके बीच में यहाँ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका पहले तो ये पूरा न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे दो सेल बन गए और फिर ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब टू, तो ये दो में डिवाइड हुआ है, और फिजन क्योंकि ये फिजन हुआ है, ठीक है। तो ये होता है पेरेंट सेल, और ये जो सेल बने हैं फाइनल रिप्रोडक्शन के बाद इन्हें बोलते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर जैसे अमीबा में होता है ऐसे और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये है, ठीक है, लेशमैनिया। लेशमैनिया भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये देखो ये रहा, ये ऐसे होता है। इसमें भी आप देखोगे बाइनरी फिजन हुआ है, ऐसे ये डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी बाइनरी फिजन होता है। अब ये ध्यान रखना, ये जो लेशमैनिया है ना यूनिसेलुलर, इससे एक बीमारी होती है काला आजार, ये बीमारी का नाम है। तो इससे एक बीमारी होती है काला आजार, ये बीमारी आपको पता होनी चाहिए, काला आजार। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किससे होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। फिर आ रहा है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, ठीक है, इससे मलेरिया होता है। क्या होता है, इससे मलेरिया होता है, ये ध्यान है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, क्वेश्चन आता है इस पर। इसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। जैसे इसमें एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा था ना, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे एक जो सिंगल सेल है वही एक साथ ही बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल फिजन होता है, बाइनरी फिजन नहीं होता, मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे फिजन के एग्जाम्पल हैं। फिजन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये सारे के सारे सेल्स है क्या, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने हैं ये। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर आपका वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। जल्दी ही मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।